फटाफट पेज नंबर 44 से शुरू करेंगे। चैप्टर 6 का क्वेश्चन MCQ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है हाई प्रपोर्शन ऑफ द गियरिंग विल इंक्रीज। हाई प्रपोर्शन ऑफ गियरिंग, गियरिंग का मतलब क्या होता है? गियर क्या होता है? साइकिल का गियर होता है, छोटा गियर होता है फिर बड़े होते जाते हैं। मतलब छोटे गियर पे क्या होता है, मेहनत कम लगती है लेकिन चलती भी धीरे धीरे है। ठीक है, हमने मेहनत कम लग रही है लेकिन चल भी धीरे धीरे रही है, यानी हमारी जो डेट है वो कम लिया है हमने। एक्चुअल गियरिंग होता है क्या है? ये डेट टू इक्विटी रेशियो को गियरिंग कहते हैं, यानी डेट भी कम लिया है। ठीक है, कम गियरिंग है तो, लेकिन हमारी प्रॉफिट भी धीरे धीरे आ रहा है। ज़्यादा डेट लिए है, डेट टू इक्विटी रेशियो का ज़्यादा है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ गियरिंग का मतलब है बड़ा गियर लगा दिया है तो स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन हमारा रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। जल्दी से कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना है, नहीं तो गियर टूटने की संभावना है। तो फाइनेंशियल रिस्क की बात होती है, बिजनेस रिस्क की बात नहीं होती है। यहाँ बात हमारी होती है फाइनेंशियल रिस्क की। गियरिंग में हमेशा फाइनेंशियल रिस्क की बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा इसका बी, फाइनेंशियल रिस्क। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। हाईली गियर्ड कंपनीज एक्सपोज टू इन्फ्लेशन रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क। बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन का जिससे आंसर है वही इसका है फाइनेंशियल रिस्क। सेकंड का सी, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा रहता है। थर्ड पे आज द इंडस्ट्रीज वेयर डिमांड इज़ वॉलेटाइल। डिमांड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, चेंजेस होती रहती है, डिमांड कभी ज़्यादा कम ऐसे हो रही है। एंड प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस। प्रॉफिट आर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन। शुड हैव क्या होना चाहिए वहाँ पर? लो लेवल ऑफ गियरिंग होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ गियरिंग होना चाहिए, मोर लॉन्ग टर्म डेट होनी चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो बेटा जहाँ इंडस्ट्रीज वेयर डिमांड इज़ वॉलेटाइल, जैसे कि अपने शेयर मार्केट हो गया, उसमें वॉलेटिलिटी चाहिए होती है ताकि प्रॉफिट्स आएँ। तो इंडस्ट्रीज में डिमांड इज़ वॉलेटाइल एंड प्रॉफिट तभी आएंगे जब फ्लक्चुएशन होंगी। तो वहाँ पर गियरिंग कम से कम रखनी चाहिए आपको, यानी डेट उधार कम से कम लेना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो लो लेवल ऑफ गियरिंग होनी चाहिए जहाँ पर डिमांड इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल और प्रॉफिट आर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन। प्रॉफिट जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, वहाँ पर आपको कम से कम गियरिंग रखनी, कम से कम उधार रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं आज है कल नहीं है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। लो लेवल ऑफ गियरिंग रखनी है आपको वहाँ पर। हाई लेवल ऑफ गियरिंग मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ द लोन फंड्स टू नेटवर्थ इज़ हाई। लोन टू नेटवर्थ इज़ हाई, बिल्कुल ठीक है। लोन इट इज़ अ रेशियो ऑफ लोन टू इक्विटी एक्चुअली, या फिर नेटवर्थ भी कई बार बोल देते हैं इसको। प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज़ हाई, इसकी बात नहीं हो रही है। प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी होता है, तो लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर्स फंड इज़ लो, ये गलत हो गया। हाई लेवल ऑफ गियरिंग की बात हो रही है। प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट टू शेयर होल्डर फंड इज़ हाई। अब यहाँ पर देखो डी भी लग रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऊपर डेट आना चाहिए था, तो ये डेट यही है। तो डेट टू इक्विटी रेशो की बात हो रही है, तो यहाँ पर फंड्स आ गया और नेटवर्थ आ गया। इक्विटी मतलब हमारी कितनी वर्थ है, तो ये हाई लेवल ऑफ गियरिंग मीन्स ये प्रोपोर्शन ऑफ लोन फंड्स टू नेटवर्थ इज़ हाई। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जरा फिफ्थ पर आ जाओ। कैपिटल गियरिंग इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू। डिवेंचर होल्डर की बात हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात हो रही है, लॉन्ग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैपिटल गियरिंग indicates the degree of vulnerability of earning available to। कैपिटल किससे आ रही है हमारे पास? कैपिटल या तो डेट से आ रही है या तो फिर इक्विटी से आ रही है। ठीक है, तो कैपिटली गियर करना है तो हम जनरली हमारी जो बात होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर से लेना देना होता है। इसका कैपिटल गियरिंग का मतलब हमारा ज़्यादातर लेना देना इक्विटी शेयर होल्डर से होता है। तो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिवेंचर का तो इंटरेस्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग पर फर्क पड़ता है। ठीक है, 6 पे आ जाओ। ए कंपनी हैज़ ए हाई लीवरेज। ठीक है, दिस वुड इम्प्लाई हैज़ ए लो फाइनेंशियल रिस्क, ए हाई बिजनेस रिस्क, ए लो बिजनेस रिस्क या हाई फाइनेंशियल रिस्क। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी लीवरेज की बात आ गई तो फाइनेंशियल रिस्क की बात आती है। और हाई लीवरेज यानी बहुत ज़्यादा उसने, मान लीजिए 100 रुपये उसके पास हैं लेकिन उसने 1000 रुपये का लीवरेज ले रखे हैं। ठीक है, तो मतलब 1000 रुपये उसने उधार पे ले रखे हैं कि मुझे दे दो मैं तुम्हें चुकाऊंगा, तो उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क पर होता है वो बंदा। ठीक है, डी। इस तरह शेयर मार्केट में भी लीवरेज देते हैं आपको। ठीक है,
इनकम टैक्स पेड इज़ कंसर्न्ड विद, इनकम टैक्स जो पेड होता है वो किससे कंसर्न्ड होता है? ऑपरेटिव एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से, नन ऑफ द। तो बेटा जब भी इनकम टैक्स की बात आती है तो जब भी ऑपरेशन होता है ना तभी बंदे वो इनकम टैक्स लेने के लिए आते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से लेना देना होता है इसका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब आप ऑपरेशन करते हो कोई चीज़ का, मतलब कोई चीज़ ऑपरेट करते हो कि इंडस्ट्री चल रही है, उसमें प्रोसेसेस चल रही हैं और जो ऑपरेशन से कुछ इनकम आ रही है तो उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो ये ऑपरेशन एक्टिविटी होती है, ध्यान रख लेना। इनकम टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर आता है। आगे जो 8 क्वेश्चन, अ कंपनी इज हाईली गियर्ड व्हेन इट इज रेज्ड फाइनेंस बाय वन इक्विटी कैपिटल, फाइनेंस बाय ओनली डिबेंचर की बात होती है, मोर फाइनेंसेस बाय डिबेंचर देन द प्रेफरेंस शेयर, या फिर मोर फाइनेंसेस बाय डिबेंचर देन बाय द इक्विटी शेयर। तो हमने कहा था कि गियर का मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, तो डेट यहाँ पर है, हाईली की बात हो रही है तो हाई डेट होंगे देन दी इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ 9 पर, ए कंपनी इज सेड टू बी हाईली गियर्ड, दिस मीन्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द फंडिंग इज कंपनी हैज़ कम फ्रॉम द इक्विटी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फंडिंग कंपनी हैज़ कम फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स की बात हो रही है, नहीं है। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन फंडिंग कंपनी हैज़ कम फ्रॉम बोरोइंग, यस, डेट से आ रहा है तो सी, बोरोइंग मतलब डेट, तो सी इसका सही आंसर होना चाहिए। द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट हैज़ कम फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, नहीं, बोरोइंग से आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ 10th, द रिस्क inherent in the company's operation even if there is no debt used in the business, it if referred to as risk inherent in the company's operation। तो वो अपने रहता ही रहता है ऐसा रिस्क जो कंपनी के ऑपरेशन में, चाहे उधार लो आप चाहे ना लो, वो क्या रिस्क है? बैड रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, नॉन डेट रिस्क या बिजनेस रिस्क। तो वो जो रिस्क है वो है मेरा बिजनेस का रिस्क, तो रहेगा ही रहेगा। बिजनेस चालू किया तो बिजनेस रिस्क ऐसा होता है जो कि इनहेरेंट होता है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क यानी डी इज़ द राइट आंसर। जो इनहेरेंट होता है कंपनी के ऑपरेशन में वो होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है। 11th पे आ जाओ, फर्म विद हाई लेवल ऑफ गियरिंग इट्स एबिलिटी टू मीट द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स आउट ऑफ करंट अर्निंग। अ फर्म विद हाई लेवल ऑफ गियरिंग, हाई लेवल डेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी। ए फर्म विद द हाई लेवल ऑफ गियरिंग इट्स एबिलिटी टू मीट द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट आउट ऑफ करंट अर्निंग डिमिनिशेस, एनहेंसेस, रिमेन्स अनअफेक्टेड या फिर डज नॉट चेंज। आप बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर ए फर्म विद हाई लेवल ऑफ गियरिंग इट्स एबिलिटी टू मीट द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स आउट ऑफ करंट अर्निंग्स, क्या होता है इस केस में? इसका मतलब क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है, फिर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस क्या होते हैं कि मेरे जो पेमेंट मैं इंटरेस्ट की कर रहा हूँ वो मेरे कम होते जाएंगे, ठीक है। एक ही जगह से मैंने उधार ले रखा है, इनकम आ रही है, मैं पेमेंट करता जा रहा हूँ, मेरे पे फिक्स ले रखा है, इतना ही उधार लेना है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है तो चांसेस क्या होंगे कि मैं बहुत कम सबको पे कर पा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट से। तो डिमिनिश होता जाता है, जितना ज़्यादा आप गियरिंग कर लोगे यानी डेट टू इक्विटी कर लोगे उतना ही चांसेस आपके डिमिनिश, जो इंटरेस्ट पेमेंट की जो करंट अर्निंग से जो चांसेस होते हैं वो डिमिनिश होते जाते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि जितना ज़्यादा गियरिंग होता है उतने ही इंटरेस्ट पेमेंट के आपके चांसेस डिमिनिश होते हैं। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, RRR, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ध्यान दे देना है। नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट होता है, क्या होता है? नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट, याद रहेगा। RRR इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय IR, NR बाय IR इज इक्वल टू RRR, RRR इज इक्वल टू NR नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय IR, NR बाई IR, NRI होता है NR और नीचे आ जाएगा IR, NR ओवर IR, RR काट दो N बाई I, नहीं, RRR इज इक्वल टू NR बाई IR, याद रहेगा। चलो आगे आ जाओ, याद रहेगा तो रट्टा मार लो इसको। मनी डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू, मनी डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू क्या होता है? मनी डिस्काउंट रेट बताना है, जो इसका सही आंसर है वो रहेगा 1 + IR इंटू 1 + RR माइनस 1, यानी ए इसका आंसर आएगा हमारा 1 + IR + 1 + RR माइनस 1, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके -1 कर दें तो ये आ जाएगा मनी डिस्काउंट रेट, MDR, मनी डिस्काउंट रेट, याद रहेगा, याद रख लेना इसको। रियल डिस्काउंट रेट, अब तो मनी डिस्काउंट रेट की बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं
रियल डिस्काउंट रेट की बात करेंगे तो इसको रट्टा मार लो, ये होता है 1 प्लस मनी डी रेट, ये जो 4 टाइम्स होता है इंटू 4 माइनस 1 प्लस आई आर माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा जहाँ पर 4 लिखा है और मनी डी रेट के साथ है, ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे रट्टा मार लो, रियल डिस्काउंट रेट में 4 के वाला है और वो है 1 प्लस एम आर इंटू 4 माइनस 1 प्लस आई आर और माइनस 1। और मनी वाले में क्या था, मनी डिस्काउंट रेट में एम डी आर में उसमें सिंपल था 1 प्लस आई आर 1 प्लस आर आर माइनस 1। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ट्रू, कौन सा ऐसी चीज़ है जो सच नहीं हो सकती है कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा ज़्यादा होता है मनी डिस्काउंट रेट से। इन्फ्लेशन रेट कम रहना चाहिए हमेशा ही मनी डिस्काउंट रेट से, तो ए ही इनकरेक्ट है, ये कभी नहीं हो सकता है। रियल डिस्काउंट रेट कम हो सकता है मनी डिस्काउंट रेट से, इन्फ्लेशन रेट कम होता है रियल डिस्काउंट रेट से हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट इक्वल हो सकता है रियल डिस्काउंट रेट से, लेकिन इन्फ्लेशन रेट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता मनी डिस्काउंट रेट से, तो ध्यान रख लेना, इन्फ्लेशन रेट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी हम काम इसी पे करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे सब चीज़ें फेल हैं। तो इन्फ्लेशन रेट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता मनी डिस्काउंट रेट से, इसलिए मुझे ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे आ जाओ, ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग हमें लीवरेज मिलती है, हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ किस चीज़ में, बिजनेस रिस्क, फाइनेंसिस रिस्क, प्रोडक्शन रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज हमें हेल्प करती है बिजनेस रिस्क से, किससे, एनालिसिस करने में, बिजनेस रिस्क की एनालिसिस करने में ऑपरेटिंग लीवरेज। बिजनेस में ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस रिस्क के लिए को एनालिसिस करने के लिए होती हैं। ठीक है, याद रहेगा ये कि ऑपरेट कर रहे हो तो ऑपरेशन चल रहे हैं, अब ये मत सोचना कि ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया, ऑपरेट कर रहे हो, आपको बिजनेस में फंक्शंस चल रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, तो उसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका जो ऑपरेटिंग लीवरेज जो आपका उसमें ऑपरेटिंग लीवरेजेस जो हैं वो किस चीज़ की हेल्प करती हैं, वो बिजनेस रिस्क को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। आपके डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज समझते हैं, a multiple that measures how much the operating income of a company changes in the response to the change in the sales। समझ रहे, सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कितना ऑपरेटिंग इनकम ये आएगी हमारे पास विद रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द सेल्स, सेल्स कितनी बढ़ाएं कि ऑपरेटिंग इनकम भी हमारी बढ़े। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो इट हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क की बात करते हैं, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे आ जाए जरा, बिजनेस रिस्क हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज मिल रही है तो इसमें मार्केटिंग रिस्क की बात होती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की बात होती है, फाइनेंसिंग रिस्क की बात होती है। तो 17 का आएगा हमारा आंसर फाइनेंसिंग रिस्क। ठीक है, सब फाइनेंस से रिलेटेड लेना देना है, ध्यान दे देना। देखो फाइनेंसिंग रिस्क की बात ही होगी हमेशा, या तो ऑपरेटिंग लीवरेज की बात आएगी तो बिजनेस रिस्क की बात होगी। ठीक है, ओ के साथ बी चलता है, यानी ऑपरेटिंग रिस्क के साथ हमेशा बिजनेस रिस्क चलेगा, और जब भी बात आएगी फाइनेंशियल लीवरेज की जब बात आएगी तो हमारा चलेगा फाइनेंसिंग रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज तो फाइनेंसिंग रिस्क की बात आएगी डी, और जब बात आएगी हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज की तो उस समय बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज तो बिजनेस, ओ के साथ बी, ओ बी ओपनिंग बैलेंस करते हैं ना, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस रिस्क की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, और इन्फ्लेशन रेट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता मनी डिस्काउंट रेट से, तो हम कर ही चुके हैं। और जब भी हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क की बात आती है हमारी। 18 पे आ जाते हैं, कंबाइंड लीवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज बाय देयर। तो कंबाइंड लीवरेज देखनी हमें, लीवरेज कौन सी, ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब प्लांट में चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ज़्यादा सेल हो रही है तो हम ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और फाइनेंशियल लीवरेज हमें मिल रही है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है बता देता हूँ, ये होती है फाइनेंशियल लीवरेज इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग बोरोड मनी। जब बोरोड मनी से हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्पेशली द यूज़ ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और बोरोड कैपिटल टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, हम कहीं से उधार ले लिया है इक्विटी या फिर डेट से, तो हमारी लीवरेज हमें लीवरेज मिल गया तो हम उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो होती है हमारी फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है, हमने सेल्स कितना सेल्स बढ़ाएं तो कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, वो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज होती है। तो कंबाइंड लीवरेज कैसे करते हैं, कंबाइंड लीवरेज हमेशा ही हम इन दोनों के
बोलो क्या बोलेंगे? अरे एडिशनल सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, अब या तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है, बताओ। तो कंबाइंड लीवरेज हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन से, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए, हाउ डू यू कैलकुलेट द कंबाइंड लीवरेज? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से, लीवरेज हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लीवर है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कंबाइंड लीवरेज इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज बाय देयर मल्टीप्लिकेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करने से निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज, जमा नहीं कर देना। लीवरेज लीवर है, मल्टीप्लाई ही होगा, समझ गए? लीवरेज मल्टीप्लाई होते कई टाइम्स, एडिशन नहीं होता इसमें, ठीक। कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। 19 पे आ जाओ। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है, इसका मतलब क्या है? हाई डेट प्रोपोर्शन है, लोअर डेट प्रोपोर्शन है, इक्वल डेट एंड इक्विटी है, या फिर नो डेट है। तो डेफिनेटली इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हमने डेट प्रोपोर्शन ले रखा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस। 20 पे आ जाओ। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ, ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों आती है? ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर वेरी सिंपल है, इसका आंसर है ए, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसलिए हम ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज होती है। ऑपरेटिंग लीवरेज समझ लो फटाफट। ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लो कि ऑपरेशन जब भी होता है तो दो बातें होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट लगती है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर इसके हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है इन रिलेशन टू द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कहते हैं उसको हाई लीवरेज मिली हुई है, समझे बात। जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज़ हाईएस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ पर कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए बात को? नहीं समझे? हाई लीवरेज, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पर हाई लीवरेज मिली होती है इसको, और जहाँ पर कम होती है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से मतलब कंपैरिजन में, तो वहाँ पर कम होती है ऑपरेटिंग लीवरेज। अब मानो एग्जांपल ले लो, एक फैक्ट्री है जो कि मान लो वहाँ पर 100 रुपये की फैक्ट्री है, ठीक है, 100 रुपये की है, और 10 एक सेल पर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 10 सेल करेगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है उसके? 100 रुपये, ठीक है। फिक्स कॉस्ट उसके समझ लो 100 रुपये है, और 10 का सेल करता है, तो 10 सेल के बाद उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी करता जाएगा 10 सेल के बाद उसका प्रॉफिट होता जाएगा सीधे, ठीक है। उसके ऊपर एक बार 10 पूरा करना है। वेरिएबल कॉस्ट समझ लो, इसके साथ साथ अब ये समझो कि ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ लो कि मान लो एक प्लांट है, वहाँ पर उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट मान लो 50 ही है, लेकिन अभी क्या है वो वहाँ से लोग आके लेके नहीं जाते वहाँ पर स्टोर से, बल्कि उसको भेजना पड़ता है। जैसे कि हमारे जो घर घर पहुँचाते हैं, और उसके एक एसेट को पहुँचाने के लिए 5 रुपये लगते हैं, और प्रॉफिट उसको 5 रुपये का ही होता है। तो उसमें जो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें ज़्यादा होती है ना एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो वहाँ पर जो लीवरेज होता है ऑपरेटिंग लीवरेज भी उसे कम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या बेसिकली जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। जैसा कि फिक्स्ड कॉस्ट में ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाले होंगे, उस पर प्रॉफिट एकदम एक बार क्या कहते हैं उसको, उसका मार्जिन benefit of the high operating leverage can be immense. Companies with a high operating leverage can make more money from the each additional sale if they don't have to increase the cost of produce more sales. The minute business picks up, fixed asset costs such as property, plant and equipment, as well as the existing worker can do a whole lot more without adding additional expenses. Profit margins expand and earnings soar फास्टर इन केस ऑफ दिस केस, अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ गई ऑपरेटिंग लीवरेज राइजेज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी, ठीक है। आगे आ जाओ, इसका आंसर है ए। आगे आ जाओ 21st, फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ। अभी तक हमने बात की ऑपरेटिंग लीवरेज। अब दो तरह की लीवरेज होती है, फाइनेंशियल दो तरह के फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स ज़्यादा होता है तो ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होती है। अब फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हमने डेट इक्विटी की बात होती है। फाइनेंशियल लीवरेज कितना ले रखा है, तो
तो फाइनेंशियल लीवरेज राइजेस बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये ऑपरेटिंग लीवरेज से लेना देना होता है इसका। वेरिएबल कॉस्ट ये भी, इंटरेस्ट कॉस्ट, यस इंटरेस्ट कॉस्ट से लेना देना होता है इसका, तो इसका आंसर आएगा सी। जब भी फाइनेंशियल लीवरेज की बात आएगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट की बात डेफिनेटली आएगी। फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स क्यों राइज होता है फाइनेंशियल लीवरेज, जो इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हमें कोई दे रहा है तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी लेगा ना, तो राइज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट। आगे आज ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT याद रहेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, जब ऑपरेटिंग की बात आ गया तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT याद रख लेना, इसको याद ही रखना पड़ेगा। क्या करें, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल लीवरेज जब कैलकुलेट करना है तो वो करना है EBIT डिवाइडेड बाय PBT, ठीक है। तो EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये देखो EBIT है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय PBT, PBT क्या होता है, PBT होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। PBT इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो EBIT डिवाइडेड बाय PBT, तो इससे निकलती है हमारी फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर हमने निकालना हो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग, तो वो निकालती है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT निकलती है ऑपरेटिंग लीवरेज। और अगर निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज तो निकालना होता है तो EBIT डिवाइडेड बाय PBT, ठीक है। नीचे PBT आता है, ऊपर EBIT आ जाता है, याद रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। विच कम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर द फर्म्स, के लिए कौन सा अच्छा है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज हाई फाइनेंशियल लीवरेज, लो ऑपरेटिंग लीवरेज लो फाइनेंशियल लीवरेज, या हाई ऑपरेटिंग लीवरेज लो फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए हाई ऑपरेटिंग लीवरेज तो होना चाहिए, अभी हमने बात किया है कि हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होना चाहिए, कि फिक्स्ड कॉस्ट की बात किया था हमने, वो ज़्यादा होता है। तो एक बार पूरा हो जाए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसके बाद पूरा हमारा प्रॉफिट में चलता जाता है, ठीक है, सेल्स बढ़ती जाती है। जितने भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगी है वो पूरी रिकवर हो जाए, तो उसके बाद सारी की सारी हमारी अर्निंग्स होती हैं, तो इसका मतलब हाई ऑपरेटिंग लीवरेज रहती है उसको कहते हैं। और लो फाइनेंशियल लीवरेज होनी चाहिए, इसका मतलब कि हमने ज़्यादा डेट ले रखी है तो उसके ऊपर कम से कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हमारी लो फाइनेंशियल लीवरेज रहती है। तो ये होना चाहिए हमारा, तब हमारा जनरली गुड रहता है फर्म्स के लिए। तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज एंड लो फाइनेंशियल लीवरेज इज़ गुड फॉर फर्म्स होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Combined leverage can be used to measure the relationship between EBIT, EPS, PAT, EPS, sales, EBIT। तो इसका जो आंसर है वो रहता है सेल्स एंड EPS। तो ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज की बात करें तो ये होता है ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या है हमारा, कि कितना हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, कितना हमारा सेल्स हो रही है। डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब कितना सेल्स ज़्यादा होगी तो हमारे अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी, तो सेल्स की बात होती है यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज में। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हमने कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा उधार ले रखे और हम उसे अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी किसकी बात होगी, तो वहाँ पर हमारी बात होगी अर्निंग पर शेयर की, EPS की बात होगी, अर्निंग पर शेयर की बात होगी। तो कंबाइंड जो बात होती है वो होती है सेल्स और EPS। एक्चुअली प्लस में दे रखा है, प्लस मतलब प्लस नहीं है, एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है। कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज होता है। फाइनेंशियल लीवरेज इज जीरो इफ EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट, EBIT इज इक्वल टू जीरो। बेटा जब भी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जीरो होता है तो फाइनेंशियल लीवरेज भी जीरो है। इसका मतलब समझो, इसका आंसर है हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। इसको समझो जरा, यहाँ पर है देखो, जीरो का मतलब क्या है कि हमने सारा का सारा पैसा जो है बांट दिया एज ए डिविडेंड और समथिंग, और अपने पास जो अभी लीवरेज मतलब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने सब बांट दिया है। मेरे पास जो प्रॉफिट था मैंने सब डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो मेरे पास अब मेरे पास प्रॉफिट कुछ नहीं बचा है, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ही मेरे पास ज़ीरो हो गया है, मैंने सब बांट दिया एज ए डिविडेंड, ठीक है। तो मैं ज़ीरो लीवरेज है मेरे पास, अब मेरे पास ज़ीरो लीवरेज है। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज़ ज़ीरो इफ़ EBIT इज़ ज़ीरो। समझ गए बात को, फाइनेंशियल लीवरेज तब ज़ीरो होती है जब EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ही मेरे पास ज़ीरो हो जाए, तो मेरे पास लीवरेज भी ज़ीरो हो जाती है। बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय, बिजनेस रिस्क कैसे मेजर कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल लीवरेज से, ऑपरेटिंग लीवरेज से, कंबाइंड लीवरेज से, नन ऑफ द अबव। बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग लीवरेज से बिजनेस रिस्क लेना देना होता है, हमने पहली बात किया था इसका।
तो लीवरेज क्या होता है? लीवरेज द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन ए कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। बिजनेस रिस्क द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग अर्निंग। जब भी हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दे देना, हम ऑपरेशन की बात करते हैं। बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो ऑपरेशन की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग अर्निंग, ऑपरेटिंग लीवरेजेस की बात करेंगे अर्निंग, एंड रिफ्लेक्ट्स बोथ द सेल्स रिस्क। ऑपरेटिंग अर्निंग एंड दी ऑपरेशन से मतलब ये सेल्स लेने देना है। रिफ्लेक्ट्स बोथ द सेल्स रिस्क अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द सेल्स एंड ऑपरेटिंग रिस्क द रिस्क रिलेटेड टू द यूज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इन द ऑपरेशन। जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग तो फिक्स्ड कॉस्ट की बात यहाँ पर आती है, सेल्स की बात यहाँ पर आती है, अनसर्टेनिटी की बात आती है। तो बिजनेस रिस्क जब भी आए, बिजनेस जब भी आए तो ऑपरेशन समझ लेना, ऑपरेटिंग लीवरेज की बात हो रही है। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं इसमें। बिजनेस रिस्क जब भी बिजनेस की बात आ जाए तो ऑपरेशन समझ लेना, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज ये रिलेशनशिप बिटवीन, फाइनेंशियल की जब बात आती है तो हमेशा देख लेना किसकी बात होगी, हमेशा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल सेल्स में ऑपरेशन में आता है, दोनों तो हट गए, ठीक है। सेल्स हमेशा ऑपरेशन में आता है तो सेल्स दोनों हट गए। फाइनेंशियल लीवरेज की बात हो रही है तो या तो EBIT PBT होगा या EBIT या फिर EPS होगा। तुम पता होना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है EBIT, तो PBT का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, और E के अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। तो अर्निंग तो फाइनेंशियल लीवरेज का मैया जो होता है वो रिलेशनशिप होता है हमारा अर्निंग से लेना देना होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड अर्निंग पर शेयर की बातें हम करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज इज मेरी रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS। इसका बी इज द करेक्ट आंसर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस नहीं, अर्निंग पर शेयर की बात होती है, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सेम एज द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एक्चुअली। तो EBIT एंड EPS अर्निंग पर शेयर कितना हमें हो रहा है वो फाइनेंशियल लीवरेज कहानी बताती है। 29 पे आ जाओ। यूज़ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज OL, इंक्रीजेज FL फाइनेंशियल लीवरेज, डिक्रीजेज ऑपरेटिंग लीवरेज, डिक्रीजेज फाइनेंशियल लीवरेज। तो समझो इसको यूज़ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा इससे? फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगी या घटेगी? देखो फाइनेंशियल लीवरेज से लेने देना, जब हम बात कर ली हमने शेयर्स की बात कर रहे हैं तो समझ लो ऑपरेटिंग की बात कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज की, तो वो घटेगी या बढ़ेगी इसमें से समझा दो बस मुझे। जब प्रेफरेंस शेयर का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम और बीच में और पैसा चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे लीवरेज भी हमारा इसमें बढ़ेगा, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा हमारा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर हमने क्यों इशू किया कर रहे हैं कि हमें और पैसा चाहिए ताकि हमारी लीवरेज बढ़ सके, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ सके, समझ गए, ताकि हम और बिजनेस को बढ़ा सकें। रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द सेल एंड चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट इज मेजर्ड बाय। रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन सेल में चेंज हो रहा है और चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट इज मेजर्ड बाय, तभी भी हम पढ़ के आए हैं, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आना चाहिए इसका। एक सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द सेल्स एंड चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट इज मेजर्ड बाय। इसका जो आंसर दे रखा है यहाँ पर बी दे रखा है, कंबाइंड लीवरेज। एक बार देख लेते कैसे है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सेल्स और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही ऑपरेशन में आती हैं। एक सेकंड, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द सेल्स एंड चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट इज मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज आना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिलेशन, दोनों एक ही चीज़ को मेजर करते हैं, सेल्स और फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेशन से ही, ऑपरेशन दो पार्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और सेल का भी लेना देना उसी से होता है। और जो कंबाइंड लीवरेज की बात हो रही है, कंबाइंड का मतलब होता है फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों की बात हो रही है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट या सेल्स की बात हो रही होगी और साथ साथ में अर्निंग पर शेयर की बात हो रही होगी, जैसे कि इस एग्जांपल में है रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द सेल। जब चेंज इन द सेल्स की बात आ गई तो हमारे ऑपरेशन की बात आ गई, और चेंज इन द अर्निंग पर शेयर की बात आ गई तो हमारे फाइनेंशियल लीवरेज की बात आ गई। तो इस केस में कंबाइंड लीवरेज आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ